आज हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं इंडिया का सबसे बेस्ट मेंटेन्ड फोर्ट। गैस करो उसका नाम क्या है। जी हाँ, आज हम आ चुके हैं राव जोधा के जोधपुर में उनका महल यानी कि मेहरानगढ़ फोर्ट देखने के लिए। मेहरानगढ़ फोर्ट जो कि पूरे भारत का सबसे सुंदर महल है, पूरे भारत का सबसे सुंदर किला है और सबसे ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। तो आज इसे देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। इस किले को 1459 में बनवाया गया था, लेकिन एक महाराजा के समय पर यह किला नहीं बना था, बल्कि जितने भी महाराजा हुए अपने अपने सुविधा के अनुसार इस किले को बनवाते गए। अगर हिंदुस्तान में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा किले कहाँ पर है, तो 90% लोगों का जवाब ये होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा किले राजस्थान में हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किले हैं महाराष्ट्र में, वहां पर 626 किले हैं। और दूसरा नंबर भी राजस्थान का नहीं है, मध्य प्रदेश का है, वहां पर 416 किले हैं। तीसरा नंबर आता है अपने राजस्थान का। राजस्थान में टोटल 306 किले हैं, लेकिन इन सभी किलों में से भी सबसे ज्यादा मेंटेन्ड अगर कोई किला है तो वो है जोधपुर का ये मेहरानगढ़ फोर्ट। कुछ ऐसे किले भी हैं राजस्थान में जो सबसे ज्यादा फेमस है। अगर हमें ये पूछा जाए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किला कौन सा है, तो वो है चित्तौड़गढ़। उसके बारे में तो ये भी कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। वही किला जहाँ पर हमारे महाराणा प्रताप ला रहा करते थे। और चित्तौड़गढ़ भी हम जा चुके हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हो तो आपको पता होगा, और अगर आपने चित्तौड़गढ़ की वीडियो नहीं देखी है तो अभी प्लेलिस्ट में से देख लीजिए। हिंदुस्तान का एक ऐसा भी किला है जो कि लिविंग फोर्ट है, पब्लिक जिस किले के अंदर रहती है, और वो जैसलमेर में है। चाइना वॉल के बाद दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार अगर किसी किले में है तो वो है कुंभलगढ़ फोर्ट। और तो और 12 साल की लंबी घेराबंदी के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी जिस किले को जीत नहीं पाया, वो जोधपुर से 125 किलोमीटर दूर है जालौर का किला। बातों ही बातों में हम पहुंच गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की पार्किंग में। यहाँ पर हम अभी हमारी गाड़ी को पार्क करेंगे और उसके बाद आपको अंदर लेकर चलेंगे और दुर्ग को दिखाएंगे कि वो कैसा है। तो सबसे पहले पार्किंग का टिकट ले लेते हैं, जो कि लगभग 40 रुपीज के आसपास है। अब हम आ गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की पार्किंग में। ये रही हमारी कार और ये रहा किला और ये रही मैं। तो चलो अब जल्दी से आपको किले के अंदर लेकर चलते हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि राव जोधा जी है, उन्होंने 1459 में इस किले को बनवाया था। तो राव जोधा इस शहर के फाउंडर थे, उन्हीं के द्वारा जो ये किला है बनवाया गया था। और अभी वर्तमान में महाराजा गज सिंह जी है, इनके निर्देशन में एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, जिसके निर्देशन में इस किले को रखा गया है। तो चलिए अब हम अंदर से इसका अवलोकन करेंगे। यहाँ पर है बहुत बड़ी झील। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, बारिश में तो ये पूरा भर जाता होगा। आती होगी पानी से। रेन चलिए वाटर हार्वेस्टिंग का एक अच्छा नमूना है ये। चलिए चलो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किले के पहले द्वार जय पोल की तरफ। यहाँ पर बहुत गर्मी होती है ना, इसलिए टूरिस्ट की सुविधा के लिए यहाँ पर पूरा छाया का इंतजाम किया गया है। तो अब हम दोबारा आते हैं जय पोल पर। इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस जय पोल को विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। जोधपुर और जयपुर के मध्य एक युद्ध हुआ और युद्ध का कारण था उदयपुर की एक खूबसूरत राजकुमारी जिनका नाम था कृष्ण कुमारी, जो कि उदयपुर के महाराणा की पुत्री थी। उनकी सगाई जोधपुर के महाराणा भीम सिंह जी के साथ हो गई थी, परंतु दुर्भाग्य से महाराजा भीम सिंह की डेथ के बाद उसी राजकुमारी की सगाई जयपुर के महाराजा जगत सिंह के साथ कर दी गई। अब जोधपुर के जो तत्कालीन महाराज नए बने थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। तब जयपुर और जोधपुर के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में जोधपुर की जीत हो गई और जयपुर के हार के बाद
उस जीत के उपलक्ष्य में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा मान सिंह जी ने 1808 में इस किले के मेन गेट का निर्माण करवाया। ब्लू सिटी। तो अब हमने दो कलर की सिटी देख ली, पिंक सिटी भी और ब्लू सिटी भी। ये है सखी के ठाकुर शांत चौहान सिंह गिरधरदास जी की छतरी। जब ये किला बन रहा था तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, तो उन सभी को दूर करने के लिए इन्होंने स्वेच्छा से इस किले को बनवाने के लिए अपनी नर बलि दी थी। तो उनके सम्मान में यहाँ पर इस छतरी को बनवाया गया और उसके बारे में सब कुछ यहाँ पर अंकित भी है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस किले को बनवाने के लिए स्वेच्छा से उन्होंने अपनी बलि दी थी, तो उनके सम्मान का प्रतीक है ये छतरी। और इस तरफ है जयपोल, जिसकी कहानी अभी हमने आपको बताया ही था। यहाँ पर बहुत सुंदर पेंटिंग बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत, जो कि जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी के वक्त में बनी थी। शिव पुराण करके एक ग्रंथ है, उसे यहाँ पर चित्रित किया गया है और सभी पेंटिंग यहाँ पर शिव पुराण से संबंधित है। तो चलिए पास में चलकर हम वहाँ पर देखते हैं। हम आ चुके हैं मेहरानगढ़ किले के पहले मेन दरवाजे के अंदर और यहाँ पर शिव पुराण से प्रेरित होकर इस विशाल काय पेंटिंग को बनाया गया है। इसमें शिव विवाह की बारात के दृश्य को दिखाया गया है। देखिए इस पेंटिंग को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भगवान शिव जी की बारात का दृश्य है। शिव जी इस बारात में सबसे पहले नंदी के ऊपर विराजमान है। उनके आसपास यहाँ पर सभी बाराती और वीवीआईपी बाराती है, यानी कि भूत प्रेत है। ठीक बारात के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो दाढ़ी वाले एक बाबा है जिनका हाथ ऊपर है। देवताओं के वेद है धन्वंतरी, और उन्हीं के आगे पालकी के अंदर जो बैठे हुए हैं वो है कुबेर। कुबेर के आगे की तरफ अग्नि जिनके ऊपर प्रज्वलित है वो है अग्निदेव। अग्निदेव के नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो भैंसे के ऊपर जो मौजूद है वो है यमराज। यमराज के ऊपर की तरफ ऐरावत हाथी है। हाथी के ऊपर जो विराजे हैं वो है देवराज इंद्र। इंद्र के ठीक आगे की ओर एक हिरण के ऊपर बैठे हुए हैं कामदेव, और कामदेव से आगे हंस के ऊपर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के ठीक नीचे की तरफ है सप्तऋषि, जिनमें से 3 शादीशुदा थे और 2 की शादी नहीं हुई थी, तो उनमें से तीनों के पुत्र हैं 10। सप्तऋषि मंडल के अगर आप ठीक नीचे आते हैं तो यहाँ पर नवग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा है। अब यहाँ से शिव जी की बारात चली तो एक कैंडिडेट गायब होकर उस तरफ महल में पार्वती जी की जो माँ थी मैनावती, उनके बेडरूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो उन्हें बाहर लाकर दिखाते हैं कि वो देखिए आपके होने वाले जो दामाद है शमशान की राख अपने शरीर के ऊपर लगाकर भूत प्रेतों की पूरी फौज लेकर तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए आ रहे हैं। वो है उस समय की चलती फिरती मीडिया नारद मुनि जी, जो कि ये सब उनकी माता को बता रहे हैं। और उसके नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पर्वत राज राजा हिमालय अपने लोगों को लेकर बारात को रिसीव करने के लिए आ रहे हैं। तो शिव पुराण से संबंधित जो मूल पेंटिंग है यहाँ पर उसकी ये कॉपी है, जो कि आप यहाँ पर इस किले के चारों तरफ देख रहे हैं। अब हम दूसरे द्वार की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है डोड कांगरा पोल। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और ये देखिए यहाँ पर है इस पूरे किले का एक छोटा स्वरूप। यहाँ पर इस पूरे किले का मॉडल है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये किला अगर ऊपर से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। देखिए जोधपुर का जो किला है वो एक बहुत बड़ा ग्रंथागार है। जोधपुर के विद्वान जितने भी राजा हुए उनमें से सबसे ज्यादा विद्वान और तपस्वी राजा और कई भाषा के जानकार थे वो थे यहाँ के महाराजा मान सिंह जी, जो कि नाथ संप्रदाय को आश्रय दिया करते थे। उस समय में हिंदुस्तान के अंदर और नेपाल और भूटान, वहाँ पर जितने भी नाथों के आश्रम थे और मठ थे, उन सभी को जोधपुर से अनुदान जाता था।
और यहाँ देखिए मम्मी हमें इस पूरे महल का गाइड टूर दे रही हैं, क्योंकि उन्हें इस महल के बारे में पहले से ही सब कुछ मालूम है। ये है हमारे अपने पर्सनल गाइड और हमारा पर्सनल गूगल। तो चलिए हम दोबारा से अपनी कहानी पर आते हैं। अगर उन ग्रंथों में से किसी का उदाहरण लिया जाए तो जैसे नेपाल में एक ग्रंथ था। नेपाल में उस समय नाथ योगी जो थे, उनसे जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी ने रिक्वेस्ट की कि आप वो ग्रंथ हमें दे दीजिए और जितना पैसा चाहे, जितनी दौलत चाहे हम आपको दे देंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब मान सिंह जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वो जो ग्रंथ है उसकी कॉपी करने की इजाज़त हमें दे दीजिए और उसके बदले हम आपके इस पूरे मठ को अनुदान देंगे। और बहुत मुश्किलों के बाद उन्होंने इसकी परमिशन दी और उन्होंने अपने विद्वानों को भेजकर उस ग्रंथ की हूबहू कॉपी बनवाई और यहाँ पर रख ली। कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। नेपाल की जो वो मठ थी या फिर लाइब्रेरी था, वहाँ पर आग लग गई और उनका ग्रंथ वहाँ पर नष्ट हो गया। अब विश्व में एकमात्र ग्रंथ यहाँ पर रावजोधा के पास सुरक्षित था और उनके कलेक्शन में आज भी रखा हुआ है। और आज भी मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी ग्रंथ में से जो कॉपीज बनी गई हैं उनसे अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं और पीएचडी शोध के लिए भी यहाँ से सारा मटेरियल प्राप्त करते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस महल के अंदर जाने के लिए रास्ते में इतने सारे पोल आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर तीसरे पोल की तरफ है। ये देखिए महल की खिड़कियाँ हमें दिखाई देना शुरू हो गई हैं। अब हम यहाँ से अंदर की ओर जा रहे हैं और इस समय महल का सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित पोल है और सबसे ज़्यादा जो मजबूत पोल है वो आने वाला है और उसका नाम है लोहा पोल। तो चलिए जल्दी से अंदर की ओर चलते हैं। अब ये है रावजोधा जी का फलसा, यानी कि 1459 में इस महल को बनाना, इस किले को बनाना शुरू किया गया था, उसके बारे में लिखा हुआ है। अब हम आ गए हैं लोहा पोल की जगह। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, हाथियों को शराब पिलाकर मदमस्त करके चलाते थे। तो अगर हाथी अटैक करने के लिए इस तरफ से आता है तो जो सामने दीवार बनी हुई है वो उसमें टकरा जाएगा और टकराने के बाद जब वो उल्टा घूमेगा तो दुश्मन की अपनी सेना को ही कुचलते हुए वापस जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सामने दीवार है और दूसरी तरफ घुमाकर अंदर जाने का ये है दरवाज़ा। और यहाँ देखिए जो भी महिलाएं यानी कि रानियां यहाँ पर सती हुई थी उनके हाथों के ये निशान है, उनके हाथों के चिन्ह है ये। अब हम महल के अंदर की तरफ और जाएंगे। इस किले में अंदर आने के लिए प्रवेश शुल्क है, वो है 200 रुपये का, और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आपके 100 रुपीज़ लगेंगे। तो अब हमने टिकट ले लिया है और अब हम भी अंदर चलते हैं। अब इस महल का ये जो दरवाज़ा है इसका भी एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, तो चलिए वो जानते हैं, बहुत मज़ेदार है। तो हुआ क्या था, एक बार यहाँ पर एक राजा हुए जसवंत सिंह जी, उनकी महारानी थी जसवंत दे। तो उस समय यहाँ पर एक युद्ध हो रहा था, धर्मत का युद्ध। तो उस युद्ध में जो महाराजा जसवंत सिंह है वो हिस्सा लेते हैं और वो शाहजहां की तरफ से लड़ाई कर रहे होते हैं। शाहजहां से लड़ रहा होता है उनका खुद का बेटा औरंगजेब। तो उस समय क्या हुआ था, जसवंत सिंह के जो कुछ लोग थे जैसे कि कासिम खान वगैरह, वो जाकर औरंगजेब से मिल जाते हैं। अब वहाँ पर उनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो लीक हो जाती है। तो जब युद्ध होता है तो जसवंत सिंह की सेना हारने लगती है, क्योंकि मुगलों की सेना तो पहले से ही बहुत ज्यादा बड़ी थी। जब महाराजा जसवंत सिंह बहुत ज्यादा घायल हो गए थे तो उनको जिंदा रखने के लिए उनके आदमी उसे उस युद्ध में से निकाल कर ले आते हैं और उनकी जो पगड़ी और तलवार होती है वो रतलाम के संस्थापक रतन सिंह जी को दे दी जाती है। उन्होंने उस युद्ध का नेतृत्व किया और वीरगति को प्राप्त हो गए। जब महाराजा जसवंत सिंह ठीक होने के बाद जोधपुर वापस आते हैं तो उनकी महारानी जसवंत दे इस किले के दरवाजों को बंद कर देती है और उनका जवाब था कि हारे हुए पति का मुंह वो नहीं देखना चाहती है। अगर आप मर जाते तो मैं सती होकर स्वर्ग में आपसे जरूर मिलती, लेकिन आप हार कर वापस आए हो और आप ये सोच कर आए हो कि इस किले में आपको शरण मिलेगी, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। आपने मेरे मायके और ससुराल दोनों का जो कुल है उनको कलंकित किया है और इस किले के दरवाजे आपके लिए कभी नहीं खुलने वाले हैं। तब महाराजा जसवंत सिंह ने हाथ जोड़कर निवेदन किया और उनसे कहा कि मैं हार कर और मुंह छुपाने के लिए इस किले में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि राजपूतों को पुनः संगठित करके औरंगजेब से युद्ध किया जाए और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उसके बाद वो कुल देवी की और अपनी पत्नी जसवंत दे की कसम खाकर कहते हैं, तब जाकर इस दरवाजे को खोला जाता है।
और उसके बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। खाना खाते वक्त महारानी ने लकड़ी के बर्तनों के अंदर खाना परोसा और ये देखकर उनका जवाब था कि चांदी के और सोने के बर्तनों में अगर आप खाना खाओगे तो उनके टकराने की आवाज़ से आप घबरा जाओगे, जैसे तलवारों की खन खन से आप घबरा कर वापस आ गए। लेकिन यहाँ पर चांदी और सोनों के चम्मच आपस में नहीं टकराने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आप आराम से लकड़ी के पात्रों में भोजन कीजिए। और उसके बाद भी उन्होंने अपनी सास से पूछा कि मुझे आप ये बताइए माँ कि ये सच में एक छतरानी का बेटा है, कहीं आपने इन्हें गोद तो नहीं लिया या फिर बचपन में बच्चा बदल गया हो, क्योंकि अगर छतरानी का बेटा होता तो ऐसे युद्ध को बीच में छोड़कर वापस तो कभी नहीं आते। तब उनकी सास का ये जवाब था कि बीज तो शतरानी का ही है, लेकिन एक दिन मैं अपनी दासी से बाल बनवा रही थी और ये पालने के अंदर सो रहा था। सोते हुए ये बहुत रोने लगा तो एक दूसरी दासी ने उसे अपना दूध पिला दिया था और मैंने इसको उल्टा करके खूब वॉमिटिंग करवाई, उल्टी करवाई, लेकिन इसके पेट में से जो वो दूध था वो बाहर नहीं निकला। हो सकता है कहीं ना कहीं इसके पेट में दूध रह गया था और ये उसी दूध का असर है जिसकी वजह से युद्ध छोड़कर ये वापस आ गया। ऐसा उस वक्त हुआ था। ऐसी शतरानियां उस समय राजस्थान में थी और ये बात मारवाड़ के इतिहास में प्रमुख घटना के रूप में लिखी गई है। हिस्ट्री की किताबों में ये है। और इस घटना के बाद से जसवंत सिंह ने कभी भी औरंगजेब को खाली नहीं बैठने दिया, हमेशा उसे नाको चने चबवाए। एक बार की घटना तो ये भी है कि जब उन्हें यहाँ से काबुल किसी कार्य के लिए भेज दिया गया था और पीछे से औरंगजेब ने यहाँ पर ऑर्डर दिया कि यहाँ के सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए, तब जसवंत सिंह जी ने काबुल में आदेश दिया कि वहाँ की सारी मस्जिदों को तोड़ दिया जाए। तो उसके बाद औरंगजेब से इतनी दूर बैठे हुए भी उन्होंने अपने इस राज्य की रक्षा की और यहाँ के सभी मंदिरों को बचाया। अब देखिए ये है हाथी होद, जो कि हाथी के ऊपर लगाने का है। राजा इसके ऊपर बैठा करता होगा। इसके ऊपर देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। और ये है दूसरा हाथी होद, उसी प्रकार का है थोड़ा थोड़ा। इसे भी हाथी के ऊपर लगाया करते थे। देखिए जैसे कि इस पेंटिंग में लगाया हुआ है, हाथी के ऊपर राजा बैठे हुए हैं और ऊपर देखिए इस तरह से राजा के लिए इसे लगाया जाता था। अरे ऐसा हाथी तो हमारे घर पर भी है। ऐसा ही है ना, सेम टू सेम फोटो। ये भी हाथी होद है। मुगल शैली में बना हुआ है और बादशाह शाहजहां की ओर से सम्मान चिन्ह के रूप में दिया गया था। ये मुगल, इस पे भी चांदी की पॉलिश हुई थी। और वैसे तो सभी हिंदू शैली में ये एक मुगल शैली में थी। और ये रानी के बैठने की पालकी हुआ करती थी। वो राजा की हुई कि ये रानी हाथी पे बैठने का होता है। ये हाथी पे बैठने चांदी में से थकड़ी है। सेम है। राजा का थोड़ा हैवी है, नॉर्मल थोड़ा हल्का है ना मम्मी। इसमें सोने की परत चढ़ाई हुई, सोने का पानी चढ़ाया गया था और पूरा ढांचे को है ना लोहे की मजबूत पत्थरियों से जकड़ा हुआ था। इस पूरे म्यूजियम में इस तरह से पहले के ज़माने के राजा की हौद जो कि हाथियों के ऊपर लगाया करते थे और पालकियाँ, रानियों की पालकियाँ, ये सब रखी हुई हैं। आप देखिए ये कितनी ज़्यादा सुंदर है और ये उसी ज़माने की है। ये कपड़ा, ये डिज़ाइन सब कुछ उसी समय का है, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, यानी कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच थी। चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है पालकी खाना। अब हम जा रहे हैं पालकी खाना के अंदर। यहाँ पर हमें ढेर सारी सुंदर सुंदर पालकियाँ दिखने वाली हैं, है ना मम्मी? जिसे इस प्रकार से 8 या 6 लोग उठाते हैं। चांदी का बना हुआ। मम्मी पालकी, मम्मी मैंने असली की पालकी पहली बार देखी है। जो कहार होते होंगे। रानी वाली भी देखते हैं ना साइड में। और वो है रानी की जिसमें पर्दा लगा हुआ मम्मी ये भी तो हो सकती है, इसमें दरवाजा है। रानी की है। ये तो खिड़की वाला दरवाजा है, झिलमिल रोशनी है। यही देखी थी ना हमने वीडियो में। सोने का पानी और लाल खादी की रंगों से बनाया गया है और ये किए गए हैं इसमें। 1890 के बाद मोर वाला। ये मोर वाली तो बहुत अच्छी है।
इसको बोलते हैं तामझाम। ये ताम- सुंदर शाही पालकी है, इसका नाम है तामझाम। गोलदार कुर्सी नुमा बैठक है, इस पे आराम से बैठते हैं। इसमें काफी बोर बने हुए हैं, इसलिए इसका नाम तामझाम रखा गया है। और सोफा है ये तो। मोर पालकी के 2 आदमी आगे 2 पीछे। और ये है पर्दे वाली, इसमें कर्टन लगा हुआ है। रानी के लिए ये भी था, पर्दे वाली होती है रानी। वो भी है। उसमें तो दरवाजा है स्लाइड वाला। स्लाइड वाला दरवाजा। और ये है पिंजस, इसको बोलते हैं पिंजस। साल के पिंजर नाम। पिंजस इसको बोला जाता है। इसमें जनाना और राजकीय महिला पालकी के रूप में भी इसे जाना जाता है। लकड़ी पर मारवाड़ी शैली की चित्रकारी की गई है। इस प्रकार से ऐसे राजा महाराजा बैठते थे। ये देखो जो ये पीने वाली पालकी है, इसकी ये रही, हाँ वो वाली पालकी, और ये इसकी फोटो ये वाली जो पालकी है इसका रियल फोटो ये रहा। है। सही है ये तो। मोर वाली का खिड़की वाली पालकी है, वो ये उसका रही। वो ये है। मोर वाली का है। मोर वाली तामझाम की फोटो यहाँ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मम्मी ये तो रह गई। कुछ चलो। इसमें तो कुर्सी रखी हुई है। इसमें राजा महाराजा हुक्का पीते थे, इसमें तंबाकू डाल के आँच डाल के पिया जाता था। और ये जो साइड में है इसमें अफीम डाली जाती थी ऊपर से। अफीम निचड़ के नीचे इनमें आती थी, नीचे वाले बर्तन में, और फिर अफीम को पिया जाता था। तो शिव जी का प्रतीक है, शिव जी का। ऊपर शिव जी का वो लगा हुआ है, शिव जी का प्रतीक है। ये जो सारे खूबसूरत कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी कमरों में उस समय रानी महारानियां और उनके बच्चे रहा करते थे। आप देखो ये कितना ज्यादा सुंदर है। कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो नक्काशी है कैमरे में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सच में आंखों से ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। अब हम जिस सेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं वो है दौलत खाना, जिसमें मारवाड़ स्टेट का सारा खजाना रखा जाता था। और अब हम यहाँ पर देखेंगे खजाना गाइस। तो ये है यहाँ की पालकी, जो कि 1723 में गुजरात के ऊपर अटैक किया गया था, वहां से लाई गई थी। बुलंद खान की सोने की मुगल शैली की पालकी है। ये वहां से जीत कर यहाँ पर लाई गई थी। तो ये यहाँ पर शो पीस की तरह रखी हुई है। अब सामने की तरफ ये है तोरण। शिव पुराण के अनुसार तोरण नाम का एक राक्षस था। भगवान शंकर की जो पार्वती जी थी उनके साथ शादी के समय पर्वतराज हिमालय का जो गढ़ था उसके मुख्य द्वार पर उन्होंने तोरण को मारा था। तो जब युद्ध हुआ था तोरण को मारा था, उसी की याद में आज तक भी सभी लोग अपनी शादी में इस तरह तोरण मारकर फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये है शाही तोरण। अब इस तरफ यहाँ पर तलवारें रखी हुई है। ये है महाराजा अजीत सिंह जी की तलवार। ये उसी जमाने की तलवार है, देखिए आप। और यहाँ पर आगे है एक और तलवार, ये भी उसी जमाने की तलवार है। अलग अलग राजा महाराजाओं की तलवार को म्यूजियम में सेव करके रखा गया है ताकि हम भी देख सकें कि पहले तलवारें कितनी सुंदर होती थी। ये सबसे स्पेशल है क्योंकि ये है अकबर की तलवार। देखिए आप, जो ब्लैक वाली है ये अकबर की तलवार है जिससे वो युद्ध लड़ा करते थे। अब हम और आगे बढ़ेंगे। और ये जो तलवार है, इस तलवार का नाम है तलवार प्रतापगढ़। शेर के मुख वाली है। ये है उस जमाने में लगाए जाने वाला पर्दा, कर्टन। पर्दा इतना सुंदर, छोटे-छोटे पर्दे लगाए जाते थे। पर्दा है ये गाइस, पर्दा। पर्दे के ऊपर भी चित्रकारी है। और इस तरफ है यहाँ के महाराजा गज सिंह प्रथम का चित्र। यहाँ के राजा है इस तरफ गज ये जो सिंह रखा है प्रथम। ना, ये है कटार। कटार। ये है ढाल। इसके ऊपर चमड़े पर सूती कपड़ा, चांदी के धागों से इसको सजाया गया है। और ये है सर पे लगाने वाला तोप या फिर तोप, हेलमेट। और उस तरफ वो है छोटा अंकुश जो नीचे से पकड़ के ढैड है। और ये बड़ी सी बंदूक घास की तरह काट दो दुश्मनों को। ये है उस जमाने के राजा की चुस्की, जिससे वो लोग चुस्की लिया करते थे। उसके ऊपर ये जो आपको नृत्य करने वाली महिला दिखाई दे रही है, इसके ऊपर वाले हाथ में छेद है। दरअसल ये वाइन की बोतल है, इससे वाइन डाला करते थे। इधर ये है पानदान,
और उसके नीचे है लैंप पे नीचे लगाने वाला हिस्सा। ये सब कुछ चांदी का है। ये है गंगा जल रखने का बर्तन और उसके नीचे है तिलक लगाने वाला चोपड़ा जिसमें सिंदूर रखा करते थे और इसमें सुपारी रखी जाती थी। और ये जो बड़ा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है ये कलम रखने के लिए है। ये सब कुछ चांदी और सोने से बना हुआ है। ये सब कुछ सोने और चांदी से बना हुआ है, नहीं तो फिर इसमें सोने का वर्क किया गया है। अब हम देख रहे हैं रानी का मेकअप बॉक्स। ये हुआ करती थी रानी की कंघी जो कि हाथी दांत से बनी हुई थी। इसमें रानी अपने मेकअप का सामान रखा करती थी। आप देखिए इसे कितनी सुंदरता से बनाया गया है और इसमें कितनी महीन कारीगरी है। कितनी सुंदर सुंदर छवि बनी हुई है। इसी में ही शीशा भी लगा हुआ है जिसमें से देखकर वो लोग सजते होंगे। और ये है मुगदल। ये महिलाओं का फीमेल मुगदल है जिससे जो कि उस समय कसरत करने के या फिर एक्सरसाइज करने के काम आता था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये है महाराजा का हुक्का। देखिए वैसे जो हुक्का है उसका चलन हमारे यहाँ पर मुगलों की ओर से आया था। यहाँ पर ये सारी वाइन रखने की बॉटल्स है जो जगमोहन, केसर, कस्तूरी, गुलाब, इस तरह की वाइन मारवाड़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। और ज़्यादातर लोग बोलते हैं इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है बल्कि मेडिसिन के तौर पर इन्हें यूज़ किया जाता है। विभिन्न प्रकार की पापा थोड़ा सा बीदर की कारीगरी, बीदरी वेयर, आगे 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 हैदराबाद के प्रसिद्ध कलाकार। ये है रानी बाग स्टेशन का ट्रेन मॉडल, यानी कि ट्रेन उस समय में ऐसे चलाई जाती थी और ये उनका रथ, उसका मॉडल। और इस तरफ हम देख सकते हैं महाराज जी का चौका। ये क्या है? कौन सो रहा है इधर? ये उनकी गाड़ी है और इधर है महाराज के पहनने का ड्रेस। इतने मोटे राजा। मम्मी ये क्या युद्ध वाला है क्या? ये कपड़े वाला है? कपड़े वाला है चौका, शाही इतने मोटे। हरे ऊनी कपड़े पर सुंदर जरदौजी सूती अस्तर इसके अंदर होता था ताकि इनको चुभे ना। क्या राजा को गर्मी नहीं लग रही? गरम है, सर्दियों का है। ये देखो ताला, ऐसा ताला तुमने कभी देखा नहीं होगा। ये जो बड़ा वाला विशाल ताला ताला है ना, ये ताले का वजन ही 20 किलो है। और ये वाला जो ताला है ना, इसमें 4 चाबियां लगती है तब जाके ये ताला खुलता है। सही है सही है सही है। इससे ये जो बड़ा वाला ताला है इस जो कि मेहरानगढ़ के मुख्य दरवाजे को बंद करके लगाया जाता था। और ये ऐसा है कि ये ताला लगभग 18वीं शताब्दी में बना था। और ये है उनके जमाने में चलने वाले सिक्के, गोल आकार के सिक्के, कुछ सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के, लोहे के, विभिन्न राजा और की तस्वीरों के साथ। कौन से राजा ने उनके थाली में कैसे। और ये है गणगौर देवी की मूर्ति जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है। जय हो गौरा मैया की। धातु से निर्मित गणगौर माता की प्रतिमा और इन्होंने सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं जो कि शुद्ध सोने के द्वारा बने हुए हैं। तो ये है राजपूती आभूषण और ये है राजपूती पोशाक। तोड़दार, ये असली बंदूकें हैं, इनका नाम है बंदूकें तोड़दार। चलो तोड़ देती थी ये बंदूक। और अब हम आपको दिखाते हैं इसमें राजा। ये ना ये है पेंटिंग ब्रश और यहाँ पर सीप में रखे जाते हैं कलर जो कि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक रंगों को घिसकर बनाए जाते थे, जैसे कि गेरू, बबूल की गोंद, लाल गेरू, पीला जोधपुर पीला पत्थर। तो इन सारी चीजों से बनाए जाते हैं ये सारे कलर। हाँ, कहाँ इसमें सोना? यहाँ पर रंगीन घने पर्वतों में शिव और पार्वती के एकांत को दिखाया गया है जब वो एक साथ समय व्यतीत कर रहे थे। जो पीला रंग है वो सोना है और नीचे ये जो दिखाया जा रहा है ये चांदी का रंग है। अब हम देखने जा रहे हैं शीश महल, फूल महल और
तख्त विलास, फूल विलास। ये है महाराजा का टेंट। जब महाराजा शिकार पर जाते थे या फिर युद्ध पर जाते थे तो इस प्रकार से उनके टेंट्स लगाए जाते थे। ये समझ लीजिए कि जंगल में पूरा एक नगर बसा दिया जाता था। राजा, उनके सेनापति, उनके जागीरदार, उन सब के लिए अलग अलग टेंट्स लगते थे। इनके ऊपर चांदी और रेशम से एम्ब्रॉयडरी की गई है। पूरे हिंदुस्तान में किसी और के पास इस प्रकार के टेंट नहीं मिलेंगे। और ये है राजा का अंगरखा, यानी कि उनकी ड्रेस। आंखों से तो बहुत सुंदर लग रही थी, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, लेकिन सच में इसके ऊपर भी काफी महीन एम्ब्रॉयडरी थी। ये है राजा का पर्दा। इन सभी चीजों को कांच लगाकर ग्लास से सिक्योर किया गया है, क्योंकि है तो ये सब कुछ ही कपड़ा और समय के साथ ये खराब हो रहा है। अब हम आपको इस टेंट के बारे में बताते हैं कि जब अमेरिका के अंदर भारत महोत्सव हुआ था तो उसमें इस टेंट को लगाने के लिए प्रदर्शनी रखी गई थी और क्रेन लगाकर भी इस टेंट को लगाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर भी अमेरिका में लोग इस टेंट को नहीं लगा पाए थे। तब जोधपुर के पास ही गोकुल जी करके चराई गांव में ज्यादा कारीगर पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें बुलाया गया और उन्होंने इस टेंट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले किया और उस भारत महोत्सव में उस टेंट की बहुत सराहना की गई। और आज भी बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर जो मैगजीन्स आती है उसमें इन टेंट्स के फोटो छपते हैं। अब हम देखने वाले हैं 350 से 400 साल पुराना शीश महल, जो कि अभय सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। अगर इसमें एक मोमबत्ती भी जला दी जाए ना सेंटर में रख के, तो जितने भी शीशे हैं इनमें उस मोमबत्ती का प्रतिबिंब जलता है। और महारानियां इसके अंदर आकर दिवाली के दिन पूजा किया करती थी और लक्ष्मी जी का पूजन अर्चना करती थी। चारों तरफ अगर आप देखो तो देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां या फिर फोटोज लगी हुई हैं। शिव जी और पार्वती जी भी हैं। यहाँ पर ठीक सेंटर में ये जो शीशा रखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप एक मोमबत्ती जलाओगे ना, सारे शीशे जगमगा उठेंगे और सब जगह जगमग जगमग रोशनी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं राजकुमारों के कपड़े। इन सभी कपड़ों के ऊपर जरी का वर्क किया गया है और इन सभी ड्रेसेस को सोने और चांदी से सजाया गया है और अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से राजकुमारों के कपड़ों को रखा गया है। आप देखिए इसको ध्यान से, इन एक एक मोती को पिरोकर इस ड्रेस को बहुत मेहनत से बनाया गया है। और इस तरह यहाँ पर ये दूसरा ड्रेस है, इसे सोने से सजाया गया है। और इसी के साथ में यहाँ पर इसी अचकन को पहने हुए राजकुमार का एक फोटो भी है, जो कि 19th सेंचुरी के मिड 19th सेंचुरी में खींचा गया था। इसी अचकन को पहन के यहाँ पर जोधपुर के राजकुमार खड़े हुए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। ये 19वीं शताब्दी का अचकन है ये, या फिर हम अंगरखा भी कह सकते हैं। इस पोशाक के साथ में यहाँ पर है राजकुमारी का ड्रेस। वो राजकुमार का ड्रेस था और ये राजकुमारी का पूरा ड्रेस है। आप देख सकते हो, इसे भी उसी प्रकार से सजाया गया है। अब हम आ चुके हैं फूल महल में। इससे अच्छा खूबसूरत महल सिर्फ मेहरानगढ़ी क्या, पूरे राजस्थान में किसी भी और दुर्ग में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब यहाँ के अभय सिंह जी जो महाराजा थे, उन्होंने गुजरात के ऊपर अटैक किया तो वहां से बहुत सारा सोना जीत कर लेकर आए थे और यहाँ पर उन्होंने पूरा गोल्ड ही गोल्ड लगवाया है। इसके ऊपर की तरफ आप देखो तो बहुत सारे देवी देवताओं की खूबसूरत पेंटिंग लगवाई गई है। और यहाँ पर जो राजा थे वो युद्ध के बाद यहाँ पर आराम के क्षण बिताया करते थे। और यहाँ पर ये जो कारपेट है ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ पर उनके दरबारी, नृत्य दरबारी, गायिका उनके लिए नाच गाना पेश किया करते थे। यहाँ पर महाराज बैठा करते थे और ये हो गया उनका नृत्य कक्ष, जिसका नाम है फूल महल। दिखाई दे रहा है भाई साहब। मम्मी आप दोनों खड़े रहना, आप दोनों को लूंगा, ठीक है? साथ में आओ, साथ में आओ, साथ में आओ, साथ में। अब हमने नीचे देखा शीश महल और उसके ऊपर देखा फूल महल। तो शीश महल और फूल महल देखने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं तख्त विलास देखने के लिए। और तख्त विलास देखने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे शस्त्रागार, जहाँ पर ढेर सारी उसी जमाने की ओरिजिनल तलवारें भी रखी हुई हैं। तो चलो जल्दी जल्दी।
यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं भाले, जो कि शिकार के लिए काम आते हैं। अगर राजा हाथी पे है तो उसके ऊपर से ही नीचे भालू या शेर के ऊपर भाला फेंक कर वो लोग अटैक कर सकते हैं, और इसी प्रकार से युद्ध में भी भालों को दूर से अटैक करने के लिए यूज किया जाता था। और ये भाले सच में बहुत ज्यादा लंबे और बहुत ज्यादा भारी है। ये इस तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब है शिकार करने के लिए। ये जो यू शेप में आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है तुक्का, कि अगर तीर नहीं लगता तो तुक्का तो जरूर लग जाता है। इसके साथ में ये जो आपको पतली सी सुईनुमा चीज दिखाई दे रही है, इसे जहर में डुबो के फिर मारा जाता था, शिकार मर जाए। और ये है गन, इससे गोली नहीं लगती थी बल्कि इससे जोर का धमाका होता था ताकि जो जानवर है वो भाग। यहाँ पर इस तरफ है गन्स। भारत में गन, तोप और बारूद ये सब कुछ सबसे पहले मुगल लाए थे, और उनमें भी सबसे पहले लेकर आया था बाबर। इस तरफ हमें दिखाई देंगे अलग अलग प्रकार के खंजर। ये जो खंजर है इन्हें सोने और चांदी से सजाया गया है, और सभी खंजर अलग अलग प्रकार के हैं। ये देखिए, इसमें तो बंदूक भी लगी हुई है कि अगर चाकू से नहीं तो बंदूक की गोली से तो मर ही जाएगा। ये एक विशेष प्रकार का हथियार है जिसको बीच में से पकड़ते हैं तो ये चाकू है, लेकिन साइडों में इसमें इसके ट्रिगर अगर दबाएंगे तो दोनों तरफ बंदूक की 2 गोलियां निकलकर बाहर निकलती थी। और इसमें भी यही ट्रिक है, इन दोनों को पकड़ेंगे बीच का तो ये एक बन जाएगा, जैसे इसको छोड़ा तो ये खुलकर 3। वो गन वाला नाइफ दिखाओ और मुझे, ये गन वाला नाइफ, कुछ छाया बनाना, छाया। तोता की नाइफ प्लस गन। इसमें भी नीचे ट्रिगर है, उसको दबाओ तो बंदूक चलेगी, और नीचे ही अपना चाकू। तोता है और इसमें घोड़ा है। इसमें तो तोता है, नीचे वाले में घोड़ा है। और नीचे ये है ढाल और ये है तलवार। चलो देखो, इसको है ना गले में पहनो तो आगे और पीछे से कवर हो जाएगा। ये साइड वाले इनको इधर और इधर बांध लो, और ये हाथों को कवर करने का लोहे के दस्ताने हैं, और सर की सुरक्षा के लिए ये रहा, नाक की सुरक्षा के लिए ये लगा हुआ है। टोप। ये भाले हैं। टोप है ये। मेरे को तो ये ग्लव्स अच्छे लगे हैं। ये पूरी बॉडी आगे पीछे बनती थी तो। ये पूरी बॉडी की सुरक्षा के लिए। और पैर का पैर के लिए अलग, पैर के लिए तो किस टाइप की है? इस टाइप की है पापा। इसी तलवार प्लस बंदूक दोनों है इसके अंदर। है, यही तो सबसे मेन लग रही है यहाँ पे। जोधपुर के महल में आखिरी निर्माण कार्य के रूप में 1843 में महाराज तख्त सिंह ने ये तख्त निवास बनवाकर, अपना बेडरूम बनवाकर इस कार्य को संपन्न किया। ये जो बॉल्स है ना, ये यूरोप की क्रिसमस स्टाइल्स की बॉल्स हैं। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है कारपेट नुमा फर्श, ये कारपेट नहीं बल्कि फर्श पे बनी हुई पेंटिंग है। चौसर भी रखा हुआ है, चारों तरफ कलरफुल शीशे रखे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर बीच में मोमबत्ती जलाते हैं तो वो कलरफुल लाइट्स को रिफ्लेक्ट करके अंदर एक रंगीन सा माहौल बन जाता है। ये काफी ज्यादा सुंदर है। और ये इस महल का, जब महाराजा जसवंत सिंह जी की डेथ हो जाती है तो उनकी सारी महारानियां सती हो जाती हैं, 2 को छोड़कर। 2 महारानियां गर्भवती होती हैं। उनमें से एक महारानी अपना पेट काटकर 7 महीने के बच्चे को अपने वफादार सेनापति दुर्गादास राठौर को दे देती हैं। उस बच्चे को 21 साल तक औरंगजेब से छिपाकर जंगल में बड़ा किया गया था। वो लोग शमशान में जो लोग डेड बॉडी जलाकर चले जाते थे उसकी आग में खाना बनाकर खाया करते थे। इस तरह उन्होंने निर्वासित जीवन जिया, क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि वो बच्चा उसे मिल जाए और वो उसके धर्म को चेंज करवाकर उससे मुसलमान बनवा दे। यहाँ पर उसी राजकुमार अजीत सिंह के निर्वासित जीवन के उपलक्ष्य में ये पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें वो लोग शमशान की आग में खाना पकाकर खा रहे हैं। उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वो आराम से खाना खा पाए, तो इसलिए यहाँ पर दुर्गादास जी और अजीत सिंह जी भाले से ही अपनी बाटियों को उठा उठा कर खा रहे हैं। दुर्गादास राठौड़ हमेशा अपने पास 2 तलवारें रखा करते थे, ताकि अगर उनके दुश्मन के पास कोई शस्त्र नहीं है तो वो उसे अपनी तलवार दे दिया करते थे, क्योंकि उनका सिद्धांत था कि कभी भी निहत्तों के ऊपर वार नहीं करना। ये उनके सिद्धांत होते थे जिनका वो पालन करते थे, इसलिए आज भी उनका इतिहास है। मुगलों का कोई भी वंशज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, जबकि दुर्गादास राठौड़ जी के, रावजोधा जी के, महाराणा प्रताप के वंशज आज भी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस झांकी गृह में। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये झांकियां हैं। जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग त्योहारों के समय झांकियां निकलती है, तो उस समय राजा महाराजाओं के पास इस प्रकार की झांकियां होती थी, जिसमें वो लोग भगवान की मूर्तियों को रखकर ले जाया करते थे।
यहाँ पर आगे हमें पालने भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि उस समय राजा के बच्चों के पालने हुआ करते थे। और यहाँ पर हमको वर्तमान महाराजा जो गज सिंह है, इस समय जो जोधपुर के राजा है, उनका पालना भी मिलेगा, जो कि बिजली से चलता है। हम आपको वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कितने विभिन्न प्रकार के अलग अलग पालने हैं, जो कि उनके छोटे बच्चों के लिए हुआ करते थे। अलग अलग राजकुमारों के लिए अलग अलग प्रकार के पालने। और यहाँ देखिए ये मोर वाला पालना, जिसे भी उस समय वो लोग सोने और चांदियों से सजाया करते थे, और इनके ऊपर भी सोने का पेंट किया गया है। काफी सारे पालने देख लिए हैं ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आगे देखेंगे बिजली से चलने वाला पालना। देखिए इसके लास्ट वाला है ये महाराजा गज सिंह जी का पालना, जिसे कि महिलाओं के द्वारा, पंखों वाली जो महिलाएं हैं वो पकड़कर खड़ी हुई हैं। ये जो दो पिंक साड़ी में औरतें हैं, इनके हाथों में वो चैन हुआ करती थी, जिस पर इस पालने को लटकाया जाता था। और ये पालना बिजली से चला करता था। स्विच ऑन करेंगे वैसे ये झूलने लग जाएगा। काफी बढ़िया है ना, एकदम सुंदर है। ये है इनका कलम खाना। यहाँ पर इनके दस्तावेजों की लिखा पढ़ी का काम हुआ करता था। पीछे जो चौकी रखी है उसके ऊपर इनकी प्राचीन समय की पुस्तक है, और ये इनकी कलम, दवात, शाही। अब हम यहाँ पर देखेंगे पूरे महारानियों के कक्ष। यहाँ पर अलग अलग महारानियों के रूम्स हुआ करते थे, बेडरूम्स हुआ करते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा बेल और बूटों का काम किया गया है। ताजमहल के समकक्ष से लगभग 400 साल पहले इस जगह को बनाया गया था। आप देख सकते हो ताजमहल से भी 10 से 12 गुना ज्यादा सुंदर है ये। कैमरे में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप एक बार ये मेहरानगढ़ किले का ये हिस्सा देखेंगे ना, तो आपके लिस्ट में सबसे 1 नंबर पर मेहरानगढ़ का किला ही आ जाएगा। इसे रानीवास भी कहते हैं, जिसमें सबसे खूबसूरत कक्ष रानियों के लिए होते थे, और रानियों की कैटेगरी के हिसाब से महल में बने हुए अलग अलग हिस्सों में इन्हें दिया जाता था। इस पूरे किले के अंदर जो नक्काशी है, उसमें टोटल 332 टाइप की जालियों को लगाया गया है। एक जाली का डिजाइन दूसरी जाली के डिजाइन से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सारे डिजाइन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले के ज़माने में ये महारानियाँ काम क्या करती थी। तो पहले के ज़माने में सभी महारानियाँ ज़्यादातर पढ़ी लिखी होती थी, और वो अलग अलग ग्रंथों को लिखा करती थी, कहानियाँ लिखा करती थी। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ही जो तीजा मांझी नाम की एक महारानी हुई, महारानी ने जो पुस्तकें लिखी थी, उनमें जिन अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है, उन्हें आज भी समझना बहुत मेहनत का काम। अब हम आ गए हैं मोती महल में, और इसे मुगलों के स्टाइल में डिजाइन किया गया है। जैसे मुगलों के उसमें जो राजा होता है वो कुर्सी पर बैठता है और बाकी सभी दरबारी जमीन पर बैठते हैं, तो उसी तर्ज पर इसे भी बनाया गया है। कुर्सी पर राजा बैठेगा और बाकी सारे आसनों पर उनके मंत्रीगण बैठेंगे, क्योंकि कुर्सी को पावर का प्रतीक माना गया है। अब हम आ चुके हैं जनानी डोरी में, और यहाँ पर कितने सारे चमगादड़ के घोंसले हैं। वाओ! चलिए अब हम चलते हैं जनानी डोरी के अंदर। यहाँ पर क्या होता था, जो महारानियाँ होती थी उनके अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, या फिर उनके लिए प्रोग्राम किए जाते थे। अब हम जानते हैं यहाँ के एक और प्रतापी राजा के बारे में, जिनसे इंस्पायर होकर एक किताब भी लिखी गई है। तो देखते हैं आप लोग उस किताब के बारे में पता लगा पाते हो या नहीं। वो आपके लिए क्विज है, तो आप लोग पता लगाइए। तो कहानी है राव सिंह की। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब भी किसी राज परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म हुआ करता था, तो वो लोग उस बच्चे के शरीर पर पैदा होते ही एक निशान बना दिया करते थे। लेकिन थोड़े समय के बाद जब उस बच्चे की कुंडली बनी, जन्म पत्री बनी, तो उस कुंडली में एक दोष था। तो यहाँ के पंडित जी ने राजा को बताया कि इस बच्चे के ऊपर दोष है, कि इसके पिता के ऊपर भारी संकट बनकर रहेगा ये बच्चा। तो जो पहले के ज़माने में राजा होते थे, वो इन सारी बातों पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया करते थे। तो पंडित जी ने उन्हें ये एडवाइस दी कि इस बच्चे को मार दिया जाए या फिर यहाँ से दूर पहुँचा दिया जाए। तो राजा ने भी एक सैनिक के थ्रू उस बच्चे को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। लेकिन जो सैनिक था जिसे ये काम करने के लिए कहा गया था, उन्हें उस बच्चे के ऊपर दया आ गई। वो जंगल में तो गए, लेकिन उसे मार नहीं पाए, परंतु उसे वहाँ पर ही अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद कई साल बीत गए और सभी लोग इस बात को भूल गए थे।
काफ़ी सालों के बाद जब उस जंगल से पालीवाल ब्राह्मणों का एक समूह गुजर रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है 10-12 साल का, और वो 5-5 शेरों के साथ अकेले लड़ाई कर रहा है। एक तरीके से खेल रहा है या फिर लड़ाई कर रहा है, और वो गुर्रा रहा है, शेरों के मुंह में हाथ डाल रहा है, उन्हें उठा उठा के यहाँ वहाँ फेंक रहा है। जब उन्होंने इस बात की रिपोर्ट जाकर राजा को दी, क्योंकि पहले के ज़माने में पुलिस और प्रशासन का सारा काम राजा ही किया करता था, तो जब ये बात राजा को बताई गई तो राजा ने भी अपनी टीम भेजी इस मामले में पता लगाने के लिए। तो वहाँ पर राजा को पता चला कि एक बच्चा है जो कि जंगल में जानवरों के साथ रहता है, शेरों के साथ खेलता है, बघेरों के साथ उठता बैठता है और जंगल में आराम से रह रहा है। तो राजा ने उस बच्चे को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। काफ़ी मुश्किल से उस बच्चे को काबू में किया गया और अपने साथ पकड़कर राजमहल में लाया गया। तो वो बच्चा जब यहाँ पर आया तो उसके पूरे शरीर पर ढेर सारे बाल थे। जब उसकी सफाई की गई, उसे नहलाया गया, तो उसके बाद राजा ने देखा कि उसके शरीर पर वही राज चिन्ह है जो कि राजा के खुद के शरीर पर भी था। तो राजा को अपने उस पुराने बच्चे की याद आई जिसे उन्होंने पिछले कभी कालांतर में जंगल में छोड़कर आने का आदेश दिया था। तो राजा को याद आया कि ये तो मेरा ही बच्चा है। तो वहाँ पर उन्होंने उस बच्चे को देखकर उसकी बहादुरी की बहुत सराहना की, और उसके बाद उस बच्चे को कम 2.5 साल लगे थे इंसानों की तरह कैसे रहना है, खाना कैसे खाना है, इंसानों की भाषा सिखाने में, इन सारी चीज़ों को सिखाने में बहुत समय लगा। और धीरे धीरे उस बच्चे को राज परिवार के सदस्य की तरह सारी चीज़ें सिखाई गई। और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसका नाम राव सिंहा रखा गया, क्योंकि वो बचपन में शेरों के साथ खेलता था, इसलिए उसका नाम सिंहा पड़ा। तो अब आप लोग बताइए कि राव सिंहा की लाइफ से इंस्पायर होकर वो कौन सी किताब है जो कि इस समय दुनिया के बच्चे बच्चे ने ज़रूर पढ़ी है, और आजकल तो उसकी कार्टून की काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन रही हैं। तो वो जो मूवीज़ है और वो जो स्टोरी है वो इन्हीं की लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले के ज़माने में जो महारानियाँ होती थी वो बहुत पढ़ी लिखी होती थी, और उनका काम होता था ज़्यादातर वो किताबें लिखा करती थी और आसपास जो भी चीज़ें चल रही है उन्हें नोट डाउन किया करती थी। तो उन्हीं इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर ही इस कहानी को लिखने की भी प्रेरणा ली गई थी। तो अब आपको खुद पता लगाना है कि वो कहानी कौन सी थी जो कि इनकी लाइफ से इंस्पायर होकर बनी थी। और उसके बाद राव सिंहा ने एक नए राठौड़ वंश की स्थापना की और किंगडम ऑफ मारवाड़ को पाली से आगे भी दूर दूर तक पहुंचाया, और वो यहाँ के एक बहुत ही बड़े प्रतापी और शक्तिशाली राजा बनकर उभरे। बहुत ही ज़्यादा बहादुर भी थे।
इतनी बड़ी कहाँ कढ़ाई है, कितनी बड़ी कढ़ाई है। मैं क्या चीज है? में हलवा बनाया जाएगा अगर इस वीडियो पे पूरे के पूरे 10,000 लाइक आते हैं तो। 10,000 लाइक पे हलवा, 1 लाख पे क्या केक? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ ना कुछ ठीक हो रहा होगा, बना रहे होंगे। उधर वो बजाने वाले होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।